हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो ब्लॉक्स अवेलेबल है, एक है 5 kg का ब्लॉक, एक है 3 kg का ब्लॉक। 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर हम लोग 32 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं जो कि अपर ब्लॉक है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो है 0.3 और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.2। म्यू एस का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू के का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, यानी कि 5 kg और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा और दोनों ब्लॉक्स के इंडिविजुअली एक्सेलरेशंस कितने कितने होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, किसी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स मैंने आपको अभी तक के वीडियोस में बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो स्टेप 1, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर 32 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है। एक आएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, सॉरी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द 5 kg ब्लॉक, जो कि आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा 3g, यानी कि mg, या तो यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक है तो 3g फोर्स हो जाएगा। और फ्रिक्शन आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे कैसे पता लगा कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अगर 5 kg वाले ब्लॉक के कारण 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में आ रहा है, यानी लेफ्ट में आ रहा है, यानी कि 3 kg वाले ब्लॉक के कारण 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो राइट डायरेक्शन में आएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन मिल गया। इसके ऊपर ग्राउंड से आने वाला जो नॉर्मल है, लेट्स से वो n2 है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा 5g, यानी कि mg, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा n1, वो वाला n1 का रिएक्शन जो कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर आ रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे क्यों आएगा और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर आगे क्यों आएगा। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप मान लो कि 3 kg वाले ब्लॉक और 5 kg वाले ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? 3 kg वाला ब्लॉक सिंपली आगे चला जाएगा, और जब 5 kg वाला ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, और 5 kg वाला ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं हिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल में। तो यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिंपली 3 kg वाला ब्लॉक आगे चले आता। ठीक है, तो ये तो है फ्रिक्शन के एब्सेंस का केस। अब अगर फ्रिक्शन है तो क्या होगा? 5 kg वाला ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक के साथ में थोड़ा सा आगे चलेगा, यानी कि अगर 5 kg वाला ब्लॉक आगे जा रहा है तो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आगे ही रहा होगा, और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर अगर आगे होगा तो उसके रिएक्शन में 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर पीछे आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का, वो ये है इनविजिबल थ्रेड मेथड, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, इनविजिबल थ्रेड मेथड। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में कुछ वर्टिकल इनविजिबल थ्रेड्स हैं। फ्रिक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में कुछ वर्टिकल इनविजिबल थ्रेड है। अब अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाओगे 32 न्यूटन का, तो ये जो थ्रेड्स होंगे ये इस तरीके से टेढ़े हो जाएंगे, है ना। ये जो थ्रेड्स हैं ये इस तरीके से टेढ़े हो जाएंगे, और अगर इस तरीके से ये थ्रेड्स टेढ़े होंगे क्योंकि हम ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन, मतलब ये जो थ्रेड्स होंगे ये 3 kg वाले ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचना चाहेंगे और 5 kg वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींचना चाहेंगे। फ्रिक्शन कुछ इसी तरीके से काम करता है। ये जिस तरीके का डायरेक्शन आपको इन इनविजिबल थ्रेड से मिलेगा फोर्स का, वही डायरेक्शन फ्रिक्शन का होगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी कुछ इसी तरीके का काम करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। तो फ्रिक्शन 3 kg वाले ब्लॉक पे इस इनविजिबल थ्रेड मेथड से हो जाएगा पीछे की डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट में, और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास में फ्रिक्शन का डायरेक्शन आ गया। तो हमने दो मेथड से ये समझ लिया कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों ब्लॉक के ऊपर क्या होगा। तो ये तो था स्टेप 1, जो कि था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब स्टेप 2 के अंदर हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ब्लॉक को आप साथ में चलता हुआ मान लो। देखो, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग चलेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं क्वेश्चन को, कि हम एक पॉसिबिलिटी को सही मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, और फिर हम उस पॉसिबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और फिर अगर हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलता तो हम बोलते हैं कि हमारा एजम्पशन करेक्ट था और दोनों ब्लॉक रियली में साथ में ही चल रहे होंगे। और अगर हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है,
यानी कि कुछ डेड एंड या कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिल जाता है, कुछ मान लीजिए ऐसे डेटा हमारे पास में आने लगते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होते, तो हम बोलते हैं कि दोनों ब्लॉक फिर साथ में नहीं चल रहे होंगे, हमारा एजम्पशन गलत था, यानी कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे। इस तरीके से हम किसी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा कुछ दोनों ब्लॉक्स का, तो कॉमन एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास होगा 3 + 5, यहाँ से हमारे पास में आ गया कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 5 kg वाले ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो उसमें हॉरिजॉन्टल में जो मोशन आएगा वो केवल फ्रिक्शन के कारण ही आ सकता है। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर कितनी होगी, और जितनी 5 kg वाले ब्लॉक पर होगी उतनी 3 kg वाले ब्लॉक पर होगी। फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे आएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलता हुआ माना है, तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 4, यानी कि फ्रिक्शन जो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा वो होगा 20 न्यूटन, और इतना ही फ्रिक्शन 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि लेफ्ट में लग रहा होगा। तो यहाँ से हमने ये वो फ्रिक्शन निकाल लिया जो कि दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलाने के लिए रिक्वायर्ड होगा। यानी कि अगर हम दोनों ब्लॉक को साथ में चलता हुआ माने तो इन दोनों के बीच में 20 न्यूटन का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा। इतना फ्रिक्शन होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है पर इससे कम नहीं हो सकता। तो यहीं से हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि रियली में ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं। तो स्टेप थ्री एनालाइज द डेटा एंड चेक इफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर और सेपरेटली। ये हम कैसे चेक करेंगे? ये हम इस तरीके से चेक करते हैं कि हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन हमको पता है म्यू एस इंटू एन होगा, है ना, म्यू एस इंटू एन, ये होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के करस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है। और यहाँ पे एन आप कौन सा लोगे? N1 लोगे, क्योंकि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होगा वही डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा। तो ये हमारे पास में कितना आता है? 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 3g, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू हमको 0.3 दी हुई है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, वो 9 न्यूटन है। ठीक है, अब हमने पिछले स्टेप के अंदर ये निकाला था कि अगर आप दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलता हुआ मानते हो तो एक्सेलरेशन आता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आती है 20 न्यूटन। यानी कि दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो 20 न्यूटन है, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो केवल 9 न्यूटन है, जैसा इक्वेशन 3 से हमको दिख रहा है। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, पर यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमने एजम्पशन लिया था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं वो एजम्पशन फिर गलत रहा होगा। तो यानी कि फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ही बचती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ब्लॉक फिर अलग अलग चल रहे होंगे। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चल रहे होंगे, यानी कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे होंगे, ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टुगेदर। ठीक है, अब अगर दोनों ब्लॉक अलग चल रहे होंगे तो दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे। दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे होते तो दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होता, फिर हम स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 4, डिपेंडिंग ऑन द कंक्लूजन फाउंड इन स्टेप 3, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि स्टेप 3 में हमको जो कंक्लूजन मिला है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे अलग चलेंगे, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अगर दोनों ब्लॉक्स को हम साथ में चलता हुआ मानते हैं तो हम कंक्लूड करते हैं कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का सेम होगा। अगर हम ये पाते हैं स्टेप 3 के अंदर कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे हैं, ब्लॉक्स अलग अलग चल रहे हैं, इफ ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में काइनेटिक होगा और एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स के अलग अलग होंगे। एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमको क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये पता लगा है कि जो फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आ रहा है, जो रिक्वायर्ड है दोनों को साथ में चलाने के लिए, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये पाया है कि दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चल रहे होंगे, तो हम यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे फिर। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन फिर क्या बनेगी? अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा दोनों ब्लॉक्स के ऊपर वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो हमने एफ आर की जगह पे एफ आर के बोल दिया है। एफ आर के क्या चीज़ है? काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब 3 kg वाले ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो वो वैसा ही नजर आएगा, बस हमने एफ आर की जगह पे एफ आर के लिख दिया है और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर एफ आर के आगे लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि इन आवर केस ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टुगेदर, सो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर आपको एक्ट करवाना है तो हमको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन।
है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और यहाँ पे आप नॉर्मल कौन सा लोगे, n1 लोगे, तो यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू जी, तो ये आता है 6 न्यूटन। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि क्योंकि दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं और दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। ठीक है, अब अगर हम ये माने कि A3 जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 32 माइनस FRK डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक जो कि है 3 kg। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 32 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 26/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। ठीक है, और 5 kg वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर तो केवल फ्रिक्शन ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू हमने 6 न्यूटन निकाल रखी है, तो 6/5 ये हमारे पास में आ गया 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये जाकर के क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। इसको मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ जल्दी से कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। देखिए, हमारे पास में ये प्रॉब्लम अवेलेबल था। किसी भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्रिक्शन के डायरेक्शन को इंडिकेट कीजिए, और फ्रिक्शन के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए, उनमें से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लीजिए। दूसरा स्टेप, आप दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलता हुआ मान लीजिए। ठीक है, साथ में चलता हुआ मान करके आप ये निकालिए कि दोनों ब्लॉक्स में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलाने के लिए उनके बीच में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये आप निकाल लीजिए। फिर इसके बाद में आप ये चेक कीजिए कि जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है फ्रिक्शन की, वो उतना फ्रिक्शन अवेलेबल भी है कि नहीं है। तो आप अगर पाते हो कि जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है वो अवेलेबल जितना फ्रिक्शन है, यानी कि जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे भी ज़्यादा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कब आया, जब हमने ये माना था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि फिर तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया, यानी कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे होंगे, तो फिर हम दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग चलाएंगे और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। फिर हम उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ये पता लगता है कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आया है, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए, वो अवेलेबल या फिर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है उससे कम है, तो हम बोलेंगे कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया, ये तो एक एक्सेप्टेबल कंडीशन है, यानी कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। फिर हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये डिसीजन आपको हर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर लेना पड़ता है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग चलेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर फर्दर कैलकुलेशंस की जाएगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस केस में क्या हो रहा था कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन था वो अवेलेबल या मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा आ रहा था, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने बोला कि दोनों ब्लॉक फिर साथ में नहीं चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे, तो फिर हमने उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस की और हमको फिर फ्रिक्शन और दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से सारे के सारे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। हम लोग फ्यूचर वीडियोस में मिलेंगे और भी अच्छे और भी चैलेंजिंग और बढ़िया प्रॉब्लम्स हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में। थैंक यू।